तो दोस्तों सैन एंड्रियास नाम की एक बेहतरीन एक्शन मूवी हमें 2015 में देखने को मिली थी। तो अपकमिंग उसका एक और नया पार्ट हमें देखने को मिलने वाला है। तो आज उसी पर चर्चा होगी इस वीडियो के अंदर। पूरी जानकारी उसके पिछले पार्ट के बारे में, अपकमिंग पार्ट के बारे में अपडेट, और पिछले पार्ट के बारे में फैक्ट, डिटेल, अपडेट, स्टोरी, साथ ही साथ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, क्या परफॉर्मेंस रहा, पूरी जानकारी आपको बताऊँगा। तो वीडियो को लाइक कर दे, इसके बारे में हम जानना चालू करते हैं। सैन एंड्रियास 2 एक अमेरिकी आपदा फिल्म है जिसका निर्देशन ब्रैड पेटन ने किया है और कार्लटन क्यूस ने लिखा है, जिसमें आंद्रे फेब्रिजियो और जेरेमी पासमोर को कहानी का श्रेय दिया गया है। फिल्म में ड्वेन जॉनसन मुख्य भूमिका में है, साथ ही कार्ला गुगिनो, एलेक्जेंड्रा डैडारियो, इयान ग्रुफुड, आर्ची पंजाबी और पॉल जियामाटी भी हैं। इसका कथानक सैन एंड्रियास फॉल्ट के कारण आए एक बड़े भूकंप पर केंद्रित है जिसने संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी तट को तबाह कर दिया। फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी 22 अप्रैल 2014 को क्वींसलैंड, ऑस्ट्रेलिया में शुरू हुई और 28 जुलाई को सैन फ्रांसिस्को में समाप्त हुई। फिल्म का प्रीमियर हॉलीवुड, लॉस एंजल्स में 26 मई 2015 को हुआ और इसे 29 मई को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया। इसे आलोचकों से मिश्रित समीक्षाएं मिलीं, जिसमें दृश्य प्रभाव और जॉनसन और गुगिनो के अभिनय की प्रशंसा की गई, लेकिन कथानक और पात्रों की आलोचना की गई। फिल्म ने दुनिया भर में $474 मिलियन की कमाई की। कथानक: कैल्टेक के भूकंप विज्ञानी डॉ. लॉरेंस हेस और उनके सहयोगी डॉ. किम पार्क हूवर बांध पर एक नए भूकंप पूर्वानुमान मॉडल का परीक्षण कर रहे हैं, जब पास में ही एक और पहले से अज्ञात फॉल्ट टूट जाता है, जिससे 7.1 तीव्रता का भूकंप आता है और बांध घह जाता है। पार्क एक छोटी लड़की को बचाने के लिए खुद को बलिदान कर देता है और पानी में बह जाता है। हेस को पता चलता है कि पूरा सैन एंड्रियास फॉल्ट हिल रहा है और जल्द ही कई बड़े भूकंप आएंगे, जिससे फॉल्ट लाइन के साथ साथ शहर नष्ट हो सकते हैं। वह अपने छात्रों एलेक्सी और फोबे और रिपोर्टर सेरेना जॉनसन के साथ कैलिफोर्निया की आबादी को चेतावनी देने के लिए दौड़ना शुरू कर देता है। जब 9.1 तीव्रता का भूकंप लॉस एंजल्स और सैन फ्रांसिस्को को तबाह कर देता है, तो एलएएफडी के मुख्य बचाव हेलीकॉप्टर पायलट रेगेनेस, जो अपनी पत्नी एम्मा से तलाक के दौर से गुजर रहे हैं, खुद को लॉस एंजल्स में एक गगनचुंबी इमारत से अपनी पत्नी को बचाते हुए पाते हैं। इस बीच उनकी बेटी ब्लेक एम्मा के नए प्रेमी डैनियल के साथ सैन फ्रांसिस्को घूमने गई हुई है। उसी समय शहर में भूकंप आता है। बहते हुए पार्किंग गैरेज का मलबा उसे डैनियल की कार में दबा देता है। डैनियल ब्लेक को उसके लिए मदद खोजने के लिए छोड़ देता है, लेकिन फिर घबरा जाता है और अंतःकायरतापूर्ण कार्य करते हुए उसे छोड़ देता है। डैनियल की फर्म में नौकरी की तलाश कर रहे एक ब्रिटिश इंजीनियर बेन टेलर और बेन के छोटे भाई ओली ब्लेक को बचाते हैं और वे चाइनाटाउन पहुंचते हैं, सफलतापूर्वक उसके माता पिता को मदद के लिए बुलाते हैं। रे और एम्मा रे के हेलीकॉप्टर में सैन फ्रांसिस्को पहुंचने का प्रयास करते हैं, लेकिन तभी गियरबॉक्स में खराबी आ जाती है, जिससे उन्हें बेकर्सफील्ड के एक शॉपिंग मॉल में आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ती है। लूटपाट की अराजकता के बीच रे यात्रा जारी रखने के लिए एक ट्रक चुराता है। सैन एंड्रियास फॉल्ट से कुछ पहले सड़क के किनारे एक जोड़ा टूटा हुआ मिलता है, जिसने राजमार्ग के माध्यम से एक बड़ी दरार बना दी है और दोनों दिशाओं में फॉल्ट की बोधगम्य लंबाई तक फैली हुई है। रे और एम्मा ट्रक को एक हवाई जहाज के बदले में ले लेते हैं, जो उनके खुद का है। ब्लेक, बेन और ओली नोब हिल पहुंचने का प्रयास करते हैं ताकि वे कोई टॉवर में अपनी पिछली मुलाकात के स्थान को आग की लपटों में घिरा हुआ पा सकें। रे और एम्मा 9.6 तीव्रता के भूकंप से ठीक पहले एट टी पार्क में पैराशूट से उतरते हैं, जो इतिहास में दर्ज सबसे बड़ा भूकंप बन गया। भूकंप के कम होने के बाद, शहर का अधिकांश हिस्सा नष्ट हो जाने के बाद, रे और एम्मा समूह तक पहुंचने के लिए एक नाव पर सवार होते हैं, लेकिन उन्हें एहसास होता है कि सैन फ्रांसिस्को खाड़ी में सुनामी आ रही है। छोटे जहाज़ों में सवार कुछ अन्य बचे हुए लोगों के साथ वे दोनों सुनामी की लहर के चरम पर पहुंचने से पहले ही लहर को पार कर लेते हैं और मुश्किल से सुनामी की लहर में फंसे एक कंटेनर जहाज से बच निकलते हैं। जहाज गोल्डन गेट ब्रिज के बीच के हिस्से से टकराता है, जिससे ब्रिज पर मौजूद सभी लोग मारे जाते हैं, जिसमें डैनियल भी शामिल है, जो गिरते हुए शिपिंग कंटेनर से कुचल जाता है। सुनामी ने बर्बाद शहर पर हमला किया, एक क्रूज जहाज पलट गया और हजारों लोग मारे गए। ब्लेक,
बेन और ओली गेट में प्रवेश करते हैं, एक इमारत जिसका निर्माण डैनियल देख रहा था, लेकिन फिर भी वे लहर की चपेट में आ जाते हैं। जैसे ही इमारत ढहने लगती है, ब्लेक पानी के नीचे फंस जाती है। रे गोता लगाता है, उसे बचाता है और सीपीआर करता है। एम्मा एक खिड़की से नाव को तोड़ती है और उन पांचों को बहती हुई इमारत से बाहर निकालती है, जबकि रे ब्लेक को पुनर्जीवित करता है। बचे हुए लोग खाड़ी के दूसरी तरफ एक राहत शिविर में फिर से इकट्ठा होते हैं, जहां सुलह करने वाले रे और एम्मा अपने भविष्य के बारे में बात करते हैं। गोल्डन गेट ब्रिज के अवशेषों पर एक अमेरिकी झंडा फहराया जाता है, जिससे उम्मीद जगी है कि शहर ठीक हो जाएगा और पुनर्निर्माण करेगा, क्योंकि बचाव वाहन सैन फ्रांसिस्को खाड़ी क्षेत्र के नष्ट हो चुके परिदृश्य पर उतरते हैं, जो अब सैन जोस से सांता क्रूज तक फैला हुआ है, जिससे सैन फ्रांसिस्को प्रायद्वीप एक द्वीप में बदल गया है। रॉटन टोमाटोज एक समीक्षा एग्रीगेटर पर फिल्म को 252 समीक्षाओं के आधार पर 48% की स्वीकृति रेटिंग और 5.2 की औसत रेटिंग मिली है। वेबसाइट की आलोचनात्मक समिति में लिखा है, सैन एंड्रियास में बेहतरीन कलाकार और बेहतरीन विशेष प्रभाव हैं, लेकिन सभी इंद्रियों को झकझोर देने वाले विनाश के बीच फिल्म के पात्र और कथानक संरचनात्मक रूप से कमजोर साबित होते हैं। 70 मेटाक्रिटिक पर 42 आलोचकों के आधार पर फिल्म को 100 में से 43 का स्कोर मिला है, जो मिश्रित या औसत समीक्षा दर्शाता है। 71 सिनेमास्कोर द्वारा सर्वेक्षण किए गए दर्शकों ने फिल्म को A+ से F पैमाने पर का औसत ग्रेड दिया। 6 IGN ने इसे 10 में से 7.5 अंक दिए और कहा, नींव में कुछ दरारें हैं, लेकिन तीखे दृश्यों और द रॉक की बदौलत सैन एंड्रियास ठोस पॉपकॉर्न किराया है। 6 वैरायटी में लिखते हुए एंड्रयू बार्कर ने लिखा, ब्रैड पेटन की सैन एंड्रियास के खिलाफ लगाए जा सकने वाले कई आरोपों में से झूठा विज्ञापन उनमें से एक नहीं है। आपदा चित्र ड्वेन जॉनसन की कटहल के आकार की बाइसेप्स द्वारा अग्रभूमि में कैलिफोर्निया के पूर्ण CGI विनाश से अधिक कुछ नहीं वादा करता है, और यह बिल्कुल वैसा ही प्रदान करता है। 74 एंड्रयू ओहीर ने सैलून में लिखा, विशुद्ध तमाशा के रूप में माना जाता है, सैन एंड्रियास मनोरंजक और प्रभावी है, साथ ही साथ कुछ हद तक प्रतीकता का एक दिलचस्प रूप है, निकटअवधि के सर्वनाश की दृष्टि जिसका जलवायु परिवर्तन, राक्षसों या विदेशी आक्रमणकारियों से कोई लेना देना नहीं है। 75 एंटरटेनमेंट वीकली के आलोचक क्रिस नशावती ने लिखा, जैसा कि निर्देशक ब्रैड पेटन की CGI तबाही का नंगा नाच स्पष्ट रूप से बेतुका, वैज्ञानिक रूप से संदिग्ध और बेबाक रूप से बकवास है, अपरिहार्य की इसकी पॉपकॉर्न भविष्यवाणी एक चक्करदार, डिस्पोजेबल मज़ा का विस्फोट है। 76 मिक लासेल ने सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल में लिखा, कुछ फिल्मों का मजाक उड़ाना आसान होता है, लेकिन उनका विरोध करना मुश्किल होता है। यह उनमें से एक है। 67 अमेरिकन जियोसाइंसेज इंस्टीट्यूट की अर्थ मैगजीन ने फिल्म को भयानक कहा और भूगर्भीय विसंगतियों को बनाए रखने के लिए इसकी आलोचना की, साथ ही यह भी बताया कि सैन एंड्रियास फॉल्ट की कुख्याति के बावजूद यह खाड़ी क्षेत्र के लिए सबसे बड़ा भूकंपीय खतरा नहीं है। पास के हेवर्ड फॉल्ट में घनी शहरी आबादी वाले क्षेत्रों के निकट होने के कारण कम तीव्रता वाले भूकंप से पुलों, सड़कों, उपयोगिताओं और संचार को भारी नुकसान पहुंचाने की क्षमता है, जबकि कैस्केडिया सबडक्शन जोन के साथ एक पूर्ण टूटना अमेरिकी इतिहास की सबसे खराब आपदा होगी। 78 हेवर्ड फॉल्ट के साथ एक टूटना बहुत छोटे क्षेत्र को प्रभावित करेगा, जहां शहरी बुनियादी ढांचे पर प्रभाव को रेट्रोफिटिंग, भूकंपीय भवन संहिताओं के प्रवर्तन और अन्य तैयारी उपायों द्वारा कम किया जा सकता है। 69 पुरस्कार 2015 के टीन चॉइस अवार्ड्स में सैन एंड्रियास को चॉइस मूवी एक्शन के लिए नामित किया गया था। डेडारियो और जॉनसन को क्रमशः चॉइस मूवी एक्ट्रेस एक्शन और चॉइस समर मूवी स्टार पुरुष के लिए नामांकन मिला। 80 इसने 14वें विजुअल इफेक्ट्स सोसाइटी अवार्ड्स में एक फोटोरियल फीचर में उत्कृष्ट विजुअल इफेक्ट्स, एक फोटोरियल फीचर में उत्कृष्ट प्रभाव सिमुलेशन 2 अर्जित और एक फीचर मोशन पिक्चर में उत्कृष्ट कंपोजिंग के लिए नामांकन प्राप्त किया। 81 जॉनसन को 2016 MTV मूवी अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ एक्शन प्रदर्शन और सर्वश्रेष्ठ हीरो के लिए नामित किया गया था। पाशा परिणाम
फरवरी 2016 में न्यू लाइन ने घोषणा की कि एक सीक्वल विकास में है और इसकी कहानी कथित तौर पर रिंग ऑफ फायर पर केंद्रित होगी। नील वाइडन और गेविन जेम्स को पटकथा लेखक के रूप में काम पर रखा गया था, जबकि ब्रैड पेटन और ब्यू फ्लिन क्रमशः निर्देशक और निर्माता के रूप में वापस आएंगे। जॉनसन अपनी भूमिका को फिर से निभाने के लिए तैयार हैं, जबकि गुगिनो, डेडारियो और जियामाटी के भी वापस आने की उम्मीद है। जॉनसन और पीटन को निर्माता के रूप में काम करने की घोषणा की गई थी। 83-84 जुलाई 2021 में डेडारियो ने संदेह व्यक्त किया कि सीक्वल बन रहा था। 85 नवंबर 2021 में जॉनसन ने घोषणा की कि वे अभी भी सीक्वल पर काम कर रहे हैं, जबकि उन्होंने कहा कि शेड्यूलिंग संघर्षों के कारण अभी तक उत्पादन शुरू नहीं हुआ है। 86 उन्होंने विस्तार से बताया कि उनका स्टूडियो उन परियोजनाओं की तलाश करता है जिनमें वे आंतरिक रूप से मूसा प्रभाव कहते हैं, यह समझाते हुए कि इसका मतलब है कि वे अपने फिल्मस्लेट पर बाकी कई परियोजनाओं पर तत्काल वरीयता लेते हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें लगता है कि सीक्वल इसी श्रेणी में आता है। 87 दिसंबर 2021 में हीराम गार्सिया ने पुष्टि की कि वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स एक सीक्वल चाहता है, जबकि 7 बक्स प्रोडक्शंस ने अन्य परियोजनाओं के पक्ष में विकास में देरी की। 88 दृश्य प्रभाव हाइड्रोलक्स, सिनेसाइट और इमेज इंजन द्वारा प्रदान किए गए हैं और स्केलाइन वीएफएक्स और मेथर स्टूडियो की मदद से ग्रेग और कॉलिन स्ट्रॉस, होल्गर वॉस और मार्टिन कुलपिट द्वारा देखरेख की गई है। संगीत 24 जुलाई 2014 को यह घोषणा की गई कि एंड्रयू लॉकिंगटन फिल्म के लिए संगीत तैयार करेंगे। 3 टीजर सामने आए और उनमें से 2 में रोबोट कोच और डेलिया डी फ्रांस और सिया द मैमस एंड द पापास द्वारा कैलिफोर्निया ड्रीमिन गाते हुए शामिल हैं। ट्रैक लिस्टिंग नहीं। शीर्षक लंबाई 1 सैन एंड्रियास मुख्य शीर्षक 1:42 2 नताली का बचाव 5:16 3 कैल्टेक 2:05 4 तलाक के कागजात 3:28分5 हूवर बांध 2:48 6 सैन फ्रांसिस्को 1:51 7 बिंदुओं को जोड़ना 1:40 8 एम्मा का बचाव 5:41 9 टॉवर से बच निकलना 1:39 10 समाचार फीड की आवश्यकता है 2:40 ब्लेक फंस गया है 2:04 12 मैलोरी को याद करते हुए 3:05 कोई टॉवर नष्ट 3:33 14 स्काई डाइव 2:50 15 स्टेंचियन पतन 2:44 16 प्लान बी 2:31 17 सुनामी 2:46 18 विलुप्ति 1 19 चुंबन 3:08 20 मैं उसे वापस लाऊंगा 3:12 21 आपको प्यार करता हूँ डैड 3:25 22 पुनर्जीवन 6:38 23 सैन एंड्रियास अंतिम क्रेडिट 2:57 कुल लंबाई 72 12 19 मुक्त करना सैन एंड्रियास का प्रीमियर 26 मई 2015 को हॉलीवुड लॉस एंजल्स के डॉल्बी थिएटर में हुआ। 40 इसे शुरू में 5 जून 2015 को 2D और 3D रिलीज के लिए निर्धारित किया गया था। 41 लेकिन बाद में इसे एक सप्ताह आगे बढ़ा दिया गया। 42 सैन एंड्रियास को डॉल्बी विजन में भी रिलीज किया गया, जिससे यह वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स की इस प्रारूप को अपनाने वाली पहली फिल्म बन गई। 43 होम मीडिया सैन एंड्रियास को 13 अक्टूबर 2015 को डिजिटल डाउनलोड और ब्लूरे और डीवीडी पर रिलीज किया गया था। 44 अमेरिका में होम मीडिया पर रिलीज के अपने पहले हफ्ते में फिल्म ने नीलसन वीडियो स्कैन फर्स्ट अलर्ट चार्ट में शीर्ष स्थान हासिल किया, जो समग्र डिस्क बिक्री को ट्रैक करता है, और ब्लूरे डिस्क बिक्री चार्ट में नंबर 2 पर शुरू हुआ, जिसमें 40% यूनिट बिक्री ब्लूरे से आई, जो फिल्म के ओवर टॉप स्पेशल इफेक्ट को देखते हुए आश्चर्यजनक रूप से कम अनुपात है। इसे 1992 के डिज्नी एनिमेटेड क्लासिक अलादीन के डायमंड एडिशन ब्लूरे डिस्क संस्करण द्वारा अवरुद्ध किया गया था। 45 2016 तक यह 4 के UHD ब्लूरे में उपलब्ध है। 46
स्वागत। बॉक्स ऑफिस। सैन एंड्रियास ने संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में $155.1 मिलियन और अन्य क्षेत्रों में $319.4 मिलियन की कमाई की, जिससे दुनिया भर में कुल $474.5 मिलियन की कमाई हुई। 4. डेडलाइन। हॉलीवुड ने उत्पादन बजट, विपणन, प्रतिभा भागीदारी और अन्य लागतों को ध्यान में रखते हुए फिल्म के शुद्ध लाभ की गणना $88.7 मिलियन की है। बॉक्स ऑफिस की कमाई और घरेलू मीडिया राजस्व ने इसे 2015 की सबसे मूल्यवान ब्लॉकबस्टर्स की सूची में 18वें स्थान पर रखा। 47. अपनी रिलीज के बाद से यह फिल्म जुलाई 2022 तक पिछले 7 वर्षों की सबसे अधिक कमाई करने वाली लाइव एक्शन हॉलीवुड मूल फिल्म बनी हुई है। 48. उत्तरी अमेरिका। सैन एंड्रियास उत्तरी अमेरिका में 3,777 सिनेमाघरों में खुली, जिसमें कुल 3,203 डी स्थान शामिल थे। 49. फिल्म की रिलीज से कई दिन पहले विभिन्न बॉक्स ऑफिस पंडित उत्तरी अमेरिका में $40 मिलियन या उससे अधिक की शुरुआत की भविष्यवाणी कर रहे थे। 3. 50. इसने गुरुवार रात के शो से $3.1 मिलियन कमाए। 51. और अपने शुरुआती दिन में 18.2 मिलियन। 52. 53. इसने अपने शुरुआती सप्ताहांत में $54.5 मिलियन कमाए, जो ट्रैकिंग और भविष्यवाणियों से काफी ऊपर था। 54. 55. यह जॉनसन की मुख्य अभिनेता के रूप में सबसे बड़ी ओपनिंग थी, जिसने मुद्रास्फीति को समायोजित करने के बाद भी 2002 में द स्कॉर्पियन किंग के $36 मिलियन के डेब्यू को पीछे छोड़ दिया। 56. उन्होंने कहा, जब आप एक ही चीज के सीक्वल बनाना शुरू करते हैं तो यह और भी थका देने वाला हो जाता है। यह नया होना चाहिए और आपको कलाकारों में सही केमिस्ट्री रखनी चाहिए। उन्होंने फिल्म की मौलिकता और जॉनसन और अन्य कलाकारों के अभिनय को फिल्म की सफल शुरुआत के पीछे के कुछ कारकों के रूप में इंगित किया। 55. अपने दूसरे सप्ताहांत में इसने 52% की गिरावट का अनुभव किया और अनुमानित $26.4 मिलियन की कमाई की, जो दूसरे स्थान पर आ गई, स्पाई के पीछे, लेकिन अन्य आपदा फिल्मों की तुलना में कम गिरावट का अनुभव किया। 57. उत्तरी अमेरिका के बाहर। उत्तरी अमेरिका के बाहर फिल्म एक ही सप्ताहांत में कुल 60 देशों में खुली, जिसमें फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, मैक्सिको और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। 58. यह बुधवार 27 मई को 4 देशों में खुली, गुरुवार को 38 देशों को जोड़ा और शुक्रवार 29 मई को 18 और देशों को जोड़ा, 59, और रविवार 31 मई तक 60 देशों में 15,420 स्क्रीन से 5 दिवसीय ओपनिंग वीकेंड में कुल $63.9 मिलियन की कमाई की और उनमें से 55 देशों में पहले स्थान पर और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय बॉक्स ऑफिस पर शुरुआत की। 60. अपने दूसरे सप्ताहांत में इसने $97.7 मिलियन जोड़े। 61. तीसरे सप्ताहांत में जुरासिक वर्ल्ड से आगे निकलने से पहले यह लगातार 2 सप्ताहांत तक उत्तरी अमेरिका के बाहर बॉक्स ऑफिस पर शीर्ष पर रही। 61. यह एक आपदा फिल्म के लिए सबसे बड़ी शुरुआत थी और वार्नर ब्रदर्स के लिए मैक्सिको में 3,100 स्क्रीन से 10.1 मिलियन के साथ दूसरी सबसे बड़ी थी। 60. चीन में इसने 3 दिवसीय ओपनिंग वीकेंड में $35 मिलियन, 62 और 6 दिवसीय ओपनिंग कुल 8,795 स्क्रीन से $51.8 मिलियन की कमाई की। 61. हालांकि चीनी बॉक्स ऑफिस विश्लेषक साइट एंट ग्रुप ने $55 मिलियन की ओपनिंग की सूचना दी। 63. एमईआरएस वायरस पर स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं के बावजूद 64, जिसके परिणामस्वरूप थिएटर में प्रवेश में गिरावट आई। 65. फिल्म ने दक्षिण कोरिया में बुधवार की चुपके सहित $7.2 मिलियन से ओपनिंग की और बॉक्स ऑफिस पर शीर्ष स्थान हासिल किया। 61. 66. इसने यूके, आयरलैंड और माल्टा $7.2 मिलियन, रूस और CIS $5.3 मिलियन, ब्राजील $3.2 मिलियन, फ्रांस $3.1 मिलियन, भारत $2.5 मिलियन, ऑस्ट्रेलिया $2.4 मिलियन, हांगकांग $2.2 मिलियन और जर्मनी $2 मिलियन में समान सफल शुरुआत की। 60. 61. यह मैक्सिको, चिली, कोलंबिया, पेरू और वेनेजुएला में वार्नर ब्रदर्स की अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई और चीन में यह चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है। 67. 68. 28 जून 2015 तक कुल कमाई में
उत्तरी अमेरिका के बाहर इसका सबसे बड़ा बाजार चीन $103.2 मिलियन और मैक्सिको $28.4 मिलियन है। 69 आलोचनात्मक प्रतिक्रिया। ड्वेन जॉनसन, रेमंड रे गेन्स, लॉस एंजल्स अग्निशमन विभाग के मुख्य बचाव हेलीकॉप्टर पायलट। कार्ला गुगिनो, एम्मा गेन्स, रे की अलग हुई पत्नी। एलेक्जेंड्रा डेडारियो, ब्लेक गेन्स, रे और एम्मा की बेटी। इयान ग्रुफुड, डैनियल रिडिक, एम्मा का प्रेमी और एक सिविल इंजीनियरिंग फर्म का मालिक। आर्ची पंजाबी, सेरेना जॉनसन, एक समाचार रिपोर्टर। पॉल जियामाटी, डॉ. लॉरेंस हेस, कैल्टेक भूकंप विज्ञानी। ह्यूगो जॉन स्टोनबर्ट, बेन टेलर, ओली के बड़े भाई, एक अंग्रेज इंजीनियर और ब्लेक के प्रेमी। आर्ट पार्किंसन, ओली टेलर, बेन के छोटे भाई के रूप में। विल युन ली, डॉ. किम पार्क, कैल्टेक भूकंप विज्ञानी तथा लॉरेंस के शोध साझेदार और सबसे करीबी दोस्त। काइली मिनोग, सुसान रिडिक, डेनियल की बहन। एलेक्स उटकॉफ, एलेक्सी, लॉरेंस के छात्र। टोड विलियम्स, मार्कस क्राउलिंग्स, लॉस एंजल्स अग्निशमन विभाग के एक साथी बचाव हेलीकॉप्टर चरखी ऑपरेटर। मारिसा नीटलिंग, फीबी के रूप में, लॉरेंस की छात्रा। मैट गेराल्ड, एरिसन रोड्स, लॉस एंजल्स अग्निशमन विभाग के एक बचाव हेलीकॉप्टर सह पायलट। कोल्टन हेन्स, जॉबी ओलेरी, लॉस एंजल्स अग्निशमन विभाग के बचाव हेलीकॉप्टर चालक। अर्बेला मॉर्टन, मेलोरी गेन्स, रे और एम्मा की दूसरी बेटी और ब्लेक की बहन, जो राफ्टिंग दुर्घटना में डूब गई। फ्लैशबैक। अन्य कलाकारों में शामिल हैं मॉर्गन ग्रिफिन, नताली के रूप में। ब्रेन हिल, लारिसा के रूप में, एक वेट्रेस। जूलियन शॉस्टोनर के रूप में। जॉन रेनॉल्ड्स, डैनियल के ड्राइवर के रूप में। ह्यूग फ्रांसिस, डैनियल के सहायक के रूप में। ब्रैड मैकमरी, रिडिक बिल्डिंग सिक्योरिटी गार्ड। बेन मैकेवर, डायलन, सेरेना के कैमरामैन। जॉय वियरा पार्किंग गैराज में आदमी के रूप में। उत्पादन विकास। 1 दिसंबर 2011 को यह घोषणा की गई थी कि न्यू लाइन सिनेमा जेरेमी पासमोर और आंद्रे फेब्रिजियो की एक स्क्रिप्ट से एक भूकंप आपदा फिल्म सैन एंड्रियास 3D विकसित कर रहा था। 2-5 एलन लोएब ने स्क्रिप्ट को पॉलिश किया। 5 जून 2012 को स्टूडियो ने ब्रैड पेटन को फिल्म का निर्देशन करने के लिए सेट किया। 18 जुलाई 2012 को न्यू लाइन ने भूकंप आपदा फिल्म की पटकथा को फिर से लिखने के लिए कार्लटन क्यूस को चुना। 18 जुलाई 2013 को द कॉन्जूरिंग के लेखक केरी हेस और चार्ड हेस को स्टूडियो द्वारा फिर से फिल्म को लिखने के लिए चुना गया था। 8 फिल्म का निर्माण न्यू लाइन और विलेज रोड शो पिक्चर्स के साथ साथ फ्लिन पिक्चर कंपनी और ऑस्ट्रेलियाई लिमिटेड विलेज रोड शो द्वारा भी किया गया था। ढलाई। 14 अक्टूबर 2013 को ड्वेन जॉनसन ने भूकंप के बाद अपनी बेटी की खोज करने वाले एक हेलीकॉप्टर पायलट की भूमिका निभाते हुए फिल्म में अभिनय करने के लिए एक सौदा किया। 4 फरवरी 2014 को एलेक्जेंड्रा डेडारियो कलाकारों में शामिल हुईं। 12 मार्च 2014 को कार्ला गुगिनो ड्वेन जॉनसन के साथ फिर से कलाकारों में शामिल हुईं, जिनके साथ उन्होंने रेस टू विच माउंटेन और फास्टर में अभिनय किया। 14 मार्च 2014 को गेम ऑफ थ्रोन्स अभिनेता आर्ट पार्किंसन फिल्म के कलाकारों में शामिल हुए। 1 अप्रैल 2014 को आर्ची पंजाबी भूकंप फिल्म में शामिल हुईं। 15 अप्रैल 2014 को कोल्टन हेन्स को फिल्म के कलाकारों में जोड़ा गया। 29 अप्रैल को इयान ग्रुफुड फिल्म के कलाकारों में शामिल हुए। ग्रुफुड ने डैनियल रेडिक की भूमिका निभाई, जो एक अमीर रियल एस्टेट डेवलपर है जो जॉनसन के चरित्र की अलग हुई पत्नी को डेट कर रहा है। 28 मई को विलियम ली फिल्म में कैल्टेक सीस्मोलॉजी लैब के सहनिदेशक डॉ. किम पार्क की भूमिका निभाने के लिए कलाकारों में शामिल हुए। 11 जून को ऑस्ट्रेलियाई गायिका और अभिनेत्री काइली मिनोग ग्रुफुड की बहन की भूमिका निभाने के लिए फिल्म में शामिल हुईं। 19 फिल्माने 22 जून 2014 को ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड के ब्रिस्बेन में क्वीन स्ट्रीट पर दूसरी यूनिट का फिल्मांकन। 17 दिसंबर 2013 को वैराइटी ने बताया कि फिल्म की शूटिंग ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड के गोल्ड कोस्ट में विलेज रोड शो स्टूडियो में की जाएगी। 9 उत्पादन अप्रैल 2014 में क्वींसलैंड में शुरू होने वाला था, जिसमें इप्सविच,
गोल्ड कोस्ट के विभिन्न उपनगरीय स्थान और ब्रिस्बेन शामिल थे। 20 मार्च 2014 को यह घोषणा की गई कि गॉर्स ऑफ इजिप्ट ने ऑस्ट्रेलिया में उत्पादन शुरू कर दिया था और सैन एंड्रियास जल्द ही शुरू होने वाला था। 16 अप्रैल 2014 को जॉनसन ने फिल्म के प्रशिक्षण से तस्वीरें ट्वीट कीं। 23 फिल्मांकन 22 अप्रैल 2014 को ऑस्ट्रेलिया में शुरू हुआ और इसे लॉस एंजल्स क्षेत्र, बेकर्सफील्ड और सैन फ्रांसिस्को में भी शूट किया गया। 12 मई को लॉकियर वैली में शूटिंग हुई। 26 मई के 10 से 11 को लॉस एंजल्स में शूटिंग हो रही थी और फिर बाकी की शूटिंग पूरी करने के लिए प्रोडक्शन ऑस्ट्रेलिया वापस चला गया। 17 मई को दूसरी यूनिट बेकर्सफील्ड में दृश्यों को फिल्मा रही थी, जहां एक हेलीकॉप्टर देखा गया था, जबकि जॉनसन गोल्ड कोस्ट में व्यस्त थे। 22 जून को चालक दल को ब्रिस्बेन में एलिजाबेथ स्ट्रीट पर आपदा दृश्यों को फिल्माते हुए देखा गया। 29 AT&T पार्क के बाहर फिल्मांकन। फिल्म की दूसरी यूनिट ने 8 जुलाई को सैन फ्रांसिस्को में शूटिंग शुरू की, जबकि पहली यूनिट ने 21 जुलाई को शूटिंग शुरू की, जो 27 जुलाई को खत्म हुई। 30 जुलाई के 15 से 16 को पहली यूनिट फिशरमैन वार्फ में फिल्मांकन कर रही थी, जबकि दूसरी यूनिट भी 16 जुलाई को एम्बरकैडेरो पर फिल्मांकन कर रही थी। 21 जुलाई को AT&T पार्क में फिल्मांकन हो रहा था, जहां चालक दल ने सैन फ्रांसिस्को जायंट्स गेम के दौरान एक दृश्य की शूटिंग की थी। 22 जुलाई को उन्होंने रूसी हिल पर हाइड और लोम्बार्ड सड़कों पर नकली पीड़ितों और नकली कचरे के साथ भूकंप को फिल्माया। 26 जुलाई को उन्होंने फेयरमोंट होटल के पास कुछ दृश्य फिल्माए। फिल्मांकन का आखिरी दिन वित्तीय जिले में कैलिफोर्निया स्ट्रीट पर शूटिंग में बिताया। 27 जुलाई 2014 को फिल्मांकन समाप्त हुआ। ब्रैड पेटन, जन्म 27 मई 1978, एक कनाडाई फिल्म निर्माता हैं, जिन्हें ड्वेन जॉनसन अभिनीत फिल्मों जर्नी 2, द मिस्टीरियस आइलैंड 2012, सैन एंड्रियास 2015 और रैम्पेज 2018 के साथ साथ नेटफ्लिक्स सीरीज डेब्रेक 2019 के निर्देशन के लिए जाना जाता है। जीवन और कैरियर। पीटन का जन्म कनाडा के न्यूफाउंडलैंड और लेब्राडोर के गैंडर में हुआ था। उन्होंने कनाडाई फिल्म सेंटर से स्नातक किया। उन्हें पहली बार एवलिन, द क्यूटेस्ट एविल डेड गर्ल 2002 नामक एक लघु फिल्म और गॉथिक कॉमेडी से प्रसिद्धि मिली। फिल्म को शुरू में पीटन के सहपाठियों को दिखाया गया, जिन्होंने स्वीकृति में ताली बजाई। इस प्रकार फिल्म निर्माता जेरेमी पोदेस्वा ने सुझाव दिया कि पीटन को न्यूयॉर्क में फिल्म उद्योग के एक वकील को भी फिल्म दिखानी चाहिए। इससे फिल्म को फिल्म निर्माण के अभिजात वर्ग के बीच वितरित किया जा सका। एवलिन 2002 में टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भी दिखाई दी। इसके बाद उन्होंने असली क्लेमेशन टेलीविजन सीरीज व्हाट इट्स लाइक बीइंग अलोन का निर्माण किया, जिसे 2006 में एक सीजन के लिए कनाडाई ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन द्वारा चुना गया था। कथित तौर पर पीटन के गुरुओं में से एक अमेरिकी अभिनेता टॉम हैंक्स थे। अलोन के बाद 2010 में पीटन ने कैट्स एंड डॉग्स, द रिवेंज ऑफ किट्टी गैलोर का निर्देशन किया। 2012 में उन्होंने जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ के सफल सीक्वल का निर्देशन किया, जिसका शीर्षक जर्नी 2, द मिस्टीरियस आइलैंड था। 3, जिसमें ड्वेन जॉनसन ने अभिनय किया और $325.9 मिलियन की कमाई की। 2015 में पीटन ने आपदा फिल्म सैन एंड्रियास का निर्देशन किया, जिसमें जॉनसन भी थे। 4 और हॉरर फिल्म इनकार्नेट। पीटन ने ड्वेन जॉनसन अभिनीत फीचर फिल्म रूपांतरण रैम्पेज 2018 का निर्देशन किया, जो उनके तीसरे सहयोग को चिह्नित करता है। जून 2016 में यह पुष्टि की गई कि उन्होंने जेम्स वान द्वारा निर्मित मैलिग्नेंट मैन के फीचर फिल्म रूपांतरण को निर्देशित करने के लिए हस्ताक्षर किए हैं। 5, 6, 7, 10 फरवरी 2017 को यह बताया गया कि पीटन आगामी आपदा फिल्म ब्लैक होल का निर्देशन, लेखन और निर्माण करेंगे, जिसका निर्माण 2018 की शुरुआत में शुरू होगा। 8 मार्च 2017 में यह बताया गया कि पीटन वीडियो गेम श्रृंखला जस्ट कॉज के फिल्म रूपांतरण का निर्देशन करेंगे, जिसमें जेसन मोमोआ अभिनय करने वाले हैं। 9 जुलाई 2018 में यह घोषणा की गई कि पीटन को नेटफ्लिक्स पोस्ट एपोकैलिक कॉमेडी सीरीज डेब्रेक के कार्यकारी निर्माता, लेखक, निर्देशक और सहनिर्माता के रूप में श्रेय दिया गया। 10
श्रृंखला का प्रीमियर 24 अक्टूबर 2019 को हुआ। शी फिल्मोग्राफी लघु फिल्म वर्ष शीर्षक निदेशक लेखक 2001 टेढ़ा नहीं भरा हुआ हाहा खेतों से परे हा नहीं 2002 एवलिन सबसे प्यारी दुष्ट मृत लड़की हाहा 2004 खराब किस्मत हाहा दुर्भाग्य की कहानी हाहा इयोन ग्रुफुड वेल्श JNRF बटा JONRF बटा जन्म 6 अक्टूबर 1973 एक वेल्श अभिनेता हैं। उन्हें यूनाइटेड किंगडम संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में फिल्म और टेलीविजन सीरीज में उनकी भूमिकाओं के लिए जाना जाता है। उन्हें सबसे पहले टाइटैनिक 1997 में हेरोल्ड लो के किरदार के लिए जाना गया और टेलीविजन फिल्मों की हॉर्नब्लोअर सीरीज 1998 से 2003 में होरेशियो हॉर्नब्लोअर के किरदार के लिए। इसके बाद की भूमिकाओं में किंग आर्थर 2004 में लैंसलॉट, फैंटास्टिक फोर 2005 और इसके 2007 के सीक्वल में रीड रिचर्ड्स मिस्टर फैंटास्टिक, अमेजिंग ग्रेस 2006 में विलियम विल्बरफोर्स, W 2008 में टोनी ब्लेयर और बैड बॉयज, राइड और डाई 2024 में एडम लॉकवुड शामिल हैं। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा ग्रुफुड का जन्म 6 अक्टूबर 1973 को एबरडेयर में हुआ था। वे 3 भाई बहनों में सबसे बड़े थे। उनके माता पिता गिलियन, नी जेम्स और पीटर ग्रिफिथ इयोन ग्रुफुड का उपयोग करते हैं, जो उपनाम का अधिक पारंपरिक वेल्श संस्करण है। 3 दोनों शिक्षक थे। उनके पिता दक्षिण वेल्स में 2 वेल्श भाषा व्यापक स्कूलों में हेडमास्टर थे, पहले यसगोल ग्यफुन ललनहैरी रोंडा सिनॉन टैफ में और फिर बाद में यसगोल ग्यफुन रिडफेलिन में। ग्रुफुड का पालन पोषण एक गैर अनुरूपतावादी घराने में हुआ था। बचपन के दौरान उनका परिवार कार्डिफ चला गया। 6 ग्रुफुड ने 3 वेल्श मध्यम स्कूलों में भाग लिया, यसगोल गेनराड जिमराइग एबरदार यनिसलविड अब CWMडेयर में स्थित, यसगोल जिमराइग मेलिन ग्रुफिड व्हिटचर्च कार्डिफ में और यसगोल ग्यफुन जिमराइग ग्लांटाफ लैंडैफ नॉर्थ में। वह अपनी किशोरावस्था में एक निपुण ओबोइस्ट थे। 7 उन्होंने ABRSM संगीत परीक्षाओं में ग्रेड 8 का स्तर हासिल किया। 8 और कई वर्षों तक साउथ ग्लैमरगन यूथ ऑर्केस्ट्रा में बजाया। 9 लेकिन जब उनका ज्यादातर समय अभिनय में बीतने लगा तो उन्होंने इसे छोड़ दिया। उन्होंने स्कूल में रहते हुए अपने उच्च बैरिटोन गायन के लिए पुरस्कार जीते, जिसमें नेशनल ईस्टेडफोर्ड में से एक पुरस्कार भी शामिल है। 8 उन्होंने कहा है, एक वेल्शमैन के रूप में गायन और संगीत के साथ प्रदर्शन करने की संस्कृति में बड़ा हुआ और मुझे लगता है कि इस प्रदर्शन के माध्यम से ही मुझे एक अभिनेता के रूप में आत्मविश्वास मिला। ग्रुफुड के माता पिता प्रतिबद्ध ईसाई हैं और अपने शुरुआती 20 के दशक में वह लंदन चर्च ऑफ क्राइस्ट के सदस्य थे, लेकिन बाद में उनकी मां उनके सिर को सुलझाने के लिए लंदन आ गईं। आजीविका 2005 में ग्रुफुड ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत 13 साल की उम्र में वेल्श टेलीविजन फिल्म ऑस्टिन 1986 से की थी और बाद में 1987 से 1994 तक वेल्श भाषा के सोप ओपेरा पोबोल वाइक्वम पीपल ऑफ द वैली में काम किया। उन्होंने पोबोल वाइक्वम फुटबॉल टीम क्वमडेरी FC के साथ सहकलाकार हेवेल एमरीस, ग्विन एल्फिन और युआन राइज के साथ फुटबॉल भी खेला। इस दौरान वे स्टेज पर, स्कूल के प्रदर्शनों में और 1991 में उरद ईस्टेडफोर्ड प्रोडक्शन ऑफ क्वल्वम में भी सक्रिय रहे। 1992 में 18 वर्ष की आयु में उन्होंने लंदन में रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट (राडा) में भाग लेना शुरू किया। हालांकि उन्हें अकादमी की प्रस्तुतियों में केवल छोटे-छोटे हिस्से दिए गए और अलग-थलग और दिशाहीन महसूस करते हुए कई बार लगभग बाहर हो गए। लेकिन 1995 में अपने अंतिम वर्ष में उन्हें इब्सन के हेडा गैबलर में जॉर्गन टेस्मैन के रूप में कास्ट किया गया, जो मुख्य किरदार हेडा के पति थे। इस प्रदर्शन के कारण उन्हें 1996 में पोल्डार्क के टीवी रीमेक में जेरेमी पोल्डार्क की भूमिका की पेशकश की गई। 1997 की वाइल्ड में ऑस्कर वाइल्ड के प्रेमी जॉन ग्रे की भूमिका निभाने के बाद उन्होंने जेम्स कैमरून की फिल्म टाइटैनिक में 5वें अधिकारी हेरोल्ड लोवे की भूमिका निभाई।
बाद में उन्हें हॉर्नब्लोअर में होरेशियो हॉर्नब्लोअर की भूमिका मिली, जो C.S. फॉरेस्टर उपन्यासों 1998 से 2003 का मेरिडियन प्रोडक्शन था, जिसे ITV और AND पर दिखाया गया था। उन्होंने कहा है, किसी अज्ञात अभिनेता को मुख्य भूमिका मिलना बहुत बड़ी बात थी, इसलिए मैं हमेशा हॉर्नब्लोअर का आभारी रहूंगा। मैं उनके जीवन के हर चरण में इस किरदार को निभाना पसंद करूंगा। मुझे लगता है कि एक अभिनेता द्वारा मिडशिपमैन के शुरुआती दिनों से लेकर एडमिरल बनने तक का किरदार निभाना अनोखा होगा, इसलिए मैं इस किरदार को तब तक निभाना पसंद करूंगा जब तक वह मर न जाए। उनके टेलीविजन काम में चार्ल्स डिकेंस की ग्रेट एक्सपेक्टेशंस 1999 के BBC टीवी प्रोडक्शन में पिप का किरदार निभाना, BBC वन के वॉरियर्स 1999 में लेफ्टिनेंट जॉन फीली और ITV के द फोरसाइट सागा 2002 के रूपांतरण में आर्किटेक्ट फिलिप बोसिनी की भूमिका निभाना शामिल है। उन्होंने 102 डाल्मेटियन 2000, ब्लैक हॉक डाउन 2001 और किंग आर्थर 2004 फिल्मों में अभिनय किया है। ग्रुफुड, एक देशी वेल्श वक्ता, को 4 अगस्त 2003 को मेयफोर्ड, मध्य वेल्स में राष्ट्रीय ईस्टेडफोर्ड में ड्रूड के सर्वोच्च पद पर गोरसेट बेयर्ड यनीस प्राइडेन, ग्रेट ब्रिटेन के बार्डिक ऑर्डर में शामिल किया गया था, बार्डिक नाम इयोन के साथ। 2007 में ग्रुफुड। 2007 में उन्होंने ऐतिहासिक ड्रामा अमेजिंग ग्रेस में ब्रिटिश उन्मूलनवादी विलियम विल्बरफोर्स की भूमिका निभाई, जिसे इस भूमिका के लिए आलोचकों की प्रशंसा मिली। ग्रुफुड ने मार्वल कॉमिक्स और DC कॉमिक्स दोनों के पात्रों को भी चित्रित किया है। मार्वल के फैंटास्टिक फोर 2005 और फैंटास्टिक फोर राइज ऑफ द सिल्वर सर्फर 2007 में रीड रिचर्ड्स बटा मिस्टर फैंटास्टिक के रूप में दिखाई दिए और DC के जस्टिस लीग अनलिमिटेड 2005 में मिस्टर मिरेकल की आवाज के रूप में अतिथि भूमिका निभाई। 2008 में वह जूलिया रॉबर्ट्स, रयान रेनॉल्ड्स की फिल्म फायरफ्लाइज इन द गार्डन में दिखाई दिए। 2008 में वह द सीक्रेट ऑफ मूनक्रे में भी दिखाई दिए। 2009 में उन्होंने जोश ब्रोलिन के साथ W में अभिनय किया, जो अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज W बुश के जीवन के बारे में एक बायोपिक थी, जिसमें ग्रुफुड ने टोनी ब्लेयर की भूमिका निभाई थी। 2011 में उन्होंने सैंक्टम में एक गुफा गोता के फाइनेंसर की भूमिका निभाई। जुलाई 2008 में उन्होंने वेल्श में BBC वेल्स के लिए एक प्रचार ट्रेलर में साथी वेल्शमैन मैथ्यू राइज और गेथिन जोन्स के साथ मिलकर कार्डिफ में 2008 के नेशनल ईस्टेडफोर्ड ऑफ वेल्स के BBC कवरेज का प्रचार किया। 2014 की शुरुआत में वेल्श कवि डायलन थॉमस की जन्म शताब्दी को चिह्नित करने के लिए BBC की एक लघु फिल्म में ग्रुफुड वेल्स के सितारों में से एक थे। ग्रुफुड ने 11 सितंबर 2017 को ITV की नई 6 भाग की थ्रिलर मिनी सीरीज लियर में डॉ. एंड्रयू अर्लह, एक सम्मानित सर्जन और एक किशोर बेटे के विधुर पिता की भूमिका में अपना नया पुरुष प्रधान किरदार निभाया। डॉ. अर्लहैम की दुनिया व्यक्तिगत और पेशेवर रूप से तब बिखर जाती है जब उनके बेटे की स्कूल टीचर लॉरा नील्सन, जोआन फ्रॉगगेट, उन पर पहली डेट के बाद बलात्कार करने का आरोप लगाती है, जिसका विवरण उसे याद नहीं है। लियर का प्रसारण अमेरिका में सनडांस टीवी पर 25 सितंबर 2017 को शुरू हुआ। अर्चना पंजाबी, जन्म 31 मई 1972, एक ब्रिटिश अभिनेत्री हैं। उन्होंने UK और US दोनों टेलीविजन में विभिन्न भूमिकाएं निभाई हैं, जिनमें लाइफ ऑन मार्स 200607 में माया रॉय, ब्लाइंड स्पॉट 2016 से 17, 2020 में नास कमल, डिपार्चर 2019 वर्तमान में केंद्रा माली और द गुड वाइफ 2009 से 15 में कलिंडा शर्मा शामिल हैं। बाद में उनके काम ने उन्हें 2010 में प्राइम टाइम एमी अवार्ड और 2012 में नाक इमेज अवार्ड दिलाया, साथ ही 2 और एमी नामांकन, एक गोल्डन ग्लोब नामांकन और कलाकारों के साथ साझा किए गए 3 स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड नामांकन भी दिलाए। पंजाबी अभिनय के लिए प्राइम टाइम एमी जीतने वाली पहली एशियाई अभिनेत्री हैं। अन्य उल्लेखनीय भूमिकाओं में ईस्ट इज ईस्ट 1999 में मीना खान, बेंड इट लाइक बेखम 2002 में पिंकी भामरा, यास्मीन 2004 में यास्मीन हुसैनी और ए माइटी हार्ट 2007 में असरा नोमानी शामिल हैं। प्रारंभिक जीवन।
पंजाबी का जन्म लंदन के एडग्वेयर में गोविंद और पद्मा पंजाबी के घर हुआ था। दोनों ही भारत से आए सिंधी हिंदू आप्रवासी हैं। 2. उनका वंश सिंध से ताल्लुक रखता है, जो अब पाकिस्तान में है। उनके माता पिता भारत के विभाजन के बाद भारत में बस गए थे। 3, 4, 5. उन्होंने 1994 में ब्रुनेल विश्वविद्यालय से प्रबंधन अध्ययन में डिग्री प्राप्त की। 6, 7, 8. वह बैले में भी प्रशिक्षित हैं। 8. पंजाबी ने 2010 में द गुड वाइफ में कलिंदा शर्मा की भूमिका के लिए ड्रामा सीरीज में उत्कृष्ट सहायक अभिनेत्री के लिए एमी पुरस्कार जीता। आजीविका: पंजाबी ने फिल्म और टेलीविजन में काम किया है। 1999 की कॉमेडी फिल्म ईस्ट इज ईस्ट से लेकर बीबीसी टेलीविजन सीरीज लाइफ ऑन मार्स तक। ब्रिटिश राजनयिक के रूप में उनकी पहली हॉलीवुड भूमिका ऑस्कर विजेता द कांस्टेंट गार्डनर में थी, जो 2005 में रिलीज हुई थी। उनकी सबसे बेहतरीन फिल्म भूमिकाओं में से एक 2002 की कॉमेडी रिलीज बेंड इट लाइक बेकहम थी। इसके बाद पंजाबी ने 2006 में रिडले स्कॉट द्वारा निर्देशित रोमांटिक कॉमेडी ए गुड ईयर में रसेल क्रो और मैरियन कोटिलार्ड के साथ मजाकिया और चतुर ऑफिस सहयोगी जेम्मा की भूमिका निभाई। पंजाबी अगली बार 2007 में एंजेलिना जोली के साथ पत्रकार डेनियल पल की पत्नी मैरियन पल की किताब ए माइटी हार्ट के फिल्म रूपांतरण में नजर आईं। पंजाबी ने वॉल स्ट्रीट जर्नल की पूर्व रिपोर्टर असरा नोमानी की भूमिका निभाई। 2008 में उन्होंने ट्रेटर में चंद्रा डॉकिन की भूमिका निभाई। उन्होंने ब्रिटिश बच्चों के टेलीविजन एनिमेशन पोस्टमैन पैट में कई पात्रों के लिए आवाजें प्रदान कीं। 9. उन्होंने वीडियो गेम डेड स्पेस एक्सट्रैक्शन को अपनी आवाज दी। पंजाबी फरवरी 2008 में बीबीसी फॉर वर्ल्ड सिनेमा अवार्ड शो में दिखाई दीं, जहां उन्होंने जोनाथन रॉस और क्रिस्टोफर एक्लेस्टन के साथ द लाइव्स ऑफ अदर्स और पेनस लेबिरिंथ जैसी 5 अंतर्राष्ट्रीय हिट फिल्मों की खूबियों पर बहस की। 2009 में उन्होंने फ्रांसीसी फिल्म एस्पियन एस में एक MI5 एजेंट की भूमिका निभाई और उसी वर्ष वह नई CBS टेलीविजन श्रृंखला द गुड वाइफ में कालिंदा शर्मा के रूप में शामिल हुईं, जिसके लिए उन्होंने प्राइम टाइम एमी पुरस्कार जीता। पंजाबी एमी पुरस्कार जीतने वाली भारतीय मूल की पहली अभिनेत्री हैं। 10, 11, 12, 13. 2010 में उन्होंने ब्रिटिश कॉमेडी द इन्फिडेल में सामिया नासिर का किरदार निभाया। 28 मई 2012 को उन्हें BBC 2 ड्रामा सीरीज द फॉल में पैथोलॉजिस्ट तान्या रीड स्मिथ के रूप में लिया गया। 14. पंजाबी BBC वर्ल्ड सर्विस रेडियो सीरीज वेस्टवे में ब्लेज के रूप में दिखाई दीं। 2015 में द गुड वाइफ छोड़ने के बाद उन्होंने फॉक्स कॉमेडी सीरीज ब्रुकलिन 99 में अतिथि भूमिका निभाई। वह शेटलैंड सीरीज 3 के कलाकारों में शामिल हुईं। 2016 में यह घोषणा की गई थी कि वह ABC एंथोलॉजी ड्रामा सीरीज द जूरी में शो की नायिका किम डेम्पसी के रूप में अभिनय करेंगी। 16. वह NBC ड्रामा ब्लाइंड स्पॉट के कलाकारों में भी शामिल हुईं। 17. दिसंबर 2017 में पंजाबी ने द डेली टेलीग्राफ में जातीय समूहों के अभिनेताओं के लिए भागों की पेशकश में सुधार पर टिप्पणी की। मुझे लगता है कि निश्चित रूप से विविधता की कमी होने की स्वीकार्यता है। 18. फरवरी 2018 में द गार्जियन के साथ एक साक्षात्कार में द गुड वाइफ की सफलता के बाद पंजाबी ने दुखी होकर याद किया, एक अमेरिकी प्रतिभा एजेंट ने एक बार मुझसे कहा था कि एक भारतीय महिला का हॉलीवुड में कभी करियर नहीं हो सकता। 19. उन्होंने ITV नाटक द विडोवर में रीस शेयरस्मिथ की तीसरी प्रेम रुचि के रूप में भी अभिनय किया, जो पहली बार अगस्त 2019 में प्रसारित हुआ। मई 2021 में पंजाबी ने स्टार वार्स द बैड बैच की सीरीज के प्रीमियर में डेपा बिलाबा को आवाज दी। 8. सितंबर 2024 में यह घोषणा की गई कि पंजाबी को डॉक्टर हू की 15वीं श्रृंखला में एक अनाम खलनायक के रूप में लिया गया था। 8. परोपकार द हार्ड ट्रूथ के रेड ड्रेस कलेक्शन फैशन शो 2011 में पंजाबी को भारत में सबसे बड़े शैक्षिक आंदोलन का प्रतिनिधित्व करने वाली पहली प्रथम USA एम्बेसडर नियुक्त किया गया था। 22. वह पोलियो को समाप्त करने के लिए रोटरी इंटरनेशनल के डिस्क्लोज सार्वजनिक सेवा अभियान में एक सेलिब्रिटी प्रतिभागी हैं। 23. महिलाओं के अधिकारों के समर्थन में उन्होंने महिलाओं के खिलाफ हिंसा रोकने के अभियान का नेतृत्व करने के लिए एमनेस्टी इंटरनेशनल के साथ भागीदारी की है, ताकि महिलाओं को हिंसा के चक्र में फंसाने वाले सार्वजनिक धन का कोई सहारा नहीं, नियम को बदला जा सके। 24. 9 फरवरी 2011 को
पंजाबी ने महिलाओं की नंबर 1 हत्यारी हृदय रोग के खतरे के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए द हार्ड ट्रूथ के रेड ड्रेस कलेक्शन फैशन शो में वॉक किया। 25 हार्वर्ड विश्वविद्यालय में हार्वर्ड फाउंडेशन और ऑफिस फॉर द आर्ट्स ने पंजाबी को एक अभिनेत्री के रूप में अपनी रचनात्मक प्रक्रिया को साझा करने के लिए कैम्ब्रिज, मैसाचुसेट्स में अपने आर्टिस्ट इन रेसिडेंस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। 26-27 पुरस्कार। मुख्य लेख आर्ची पंजाबी द्वारा प्राप्त पुरस्कारों और नामांकनों की सूची। पंजाबी को 2007 में कान फिल्म फेस्टिवल में चोपर ट्रॉफी से सम्मानित किया गया था। उन्हें द गुड वाइफ के लिए ड्रामा सीरीज में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए 3 प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स के लिए नामांकित किया गया था, जिसे उन्होंने 2010 में जीता था। उन्होंने इसी भूमिका के लिए ड्रामा सीरीज में उत्कृष्ट सहायक अभिनेत्री के लिए 2011 में नाक इमेज अवार्ड जीता। उन्हें द गुड वाइफ के अपने सहकलाकारों के साथ ड्रामा सीरीज में कलाकारों की टुकड़ी द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 3 सैग अवार्ड्स के लिए भी नामांकित किया गया था। व्यक्तिगत जीवन। पंजाबी ने 26 साल की उम्र में राजेश निहलानी नामक एक दर्जी से शादी की। अर्शिपा। फिल्मोग्राफी। पतली परत। वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स। 1995 विदेशी ज्योति लघु फिल्म। 1999 पूरब ही पूरब है मीनाह खान। 2001 डेलिलाह वयस्क पिम लघु फिल्म। 2002 काला न सफेद संगीता लघु फिल्म। 2002 बेखम की तरह फुर्तीला पिंकी भामरा। 2002 माता पिता द्वारा तय किया गया विवाह शशि लघु फिल्म। 2018 में ग्रुफुड को एबीसी पर प्रसारित होने वाले ऑस्ट्रेलियाई टीवी शो है एरो में फोरेंसिक रोगविज्ञानी डॉ डैनियल है एरो के रूप में लिया गया था। 18 यह शो ब्रिस्बेन में सेट और फिल्माया गया है और ग्रुफुड के चरित्र डॉ है एरो पर केंद्रित है, एक फोरेंसिक रोगविज्ञानी जो अधिकार के लिए कुल उपेक्षा करता है और मृतकों के लिए एक अटूट सहानुभूति है जो उसे सबसे विचित्र मामलों को सुलझाने में मदद करती है। 18 श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया और विदेशों में एक रेटिंग हिट थी और इसे 2019 में दूसरी श्रृंखला और 2020 में तीसरी श्रृंखला के लिए नवीनीकृत किया गया था। 19-20 टेलीविजन और फिल्म के काम के अलावा उन्होंने क्लाउडिया शिफर के साथ वेस्टलाइफ के अपटाउन गर्ल 2001 के संस्करण के संगीत वीडियो में अभिनय किया। 7 जुलाई 2007 को वे लंदन के वेम्बली स्टेडियम में लाइव अर्थ के यूके लेग में एक प्रस्तुतकर्ता थे। अर्शी। उनकी अन्य फिल्मों में शामिल हैं 102 डाल्मेशियन 2000, ब्लैक हॉक डाउन 2001, द गैदरिंग 2003, फायरफ्लाइज इन द गार्डन 2008, द सीक्रेट ऑफ मूनैक्रे 2008, सैंक्टम, हॉरिबल बॉसेस, फोस्टर सभी 2011, द एडवेंचरर, द कर्स ऑफ द मिडास बॉक्स 2014 और सैन एंड्रियास 2015। टेलीविजन पर ग्रुफुड ने सीडब्ल्यू सीरीज रिंगर 2011 से 2012, एबीसी ड्रामा फॉरएवर 2014 से 2015, लाइफटाइम सीरीज अनरियल 2016, संडांस बटा आईटीवी के लायर 2017 से 2020 और ऑस्ट्रेलियाई सीरीज है एरो 2018 से 2021 में अभिनय किया है। व्यक्तिगत जीवन। 102 डेल्मेटियन के निर्माण के दौरान 1999 में ग्रुफुड की मुलाकात एलिस इवांस से हुई। वे 2003 में एक साथ लॉस एंजल्स चले गए। 14 सितंबर 2007 को उन्होंने मैक्सिको में शादी कर ली। 23 उनके सबसे अच्छे दोस्त साथी वेल्श अभिनेता मैथ्यू राइस थे जो लंबे समय से उनके दोस्त हैं। दोनों ट्रस्ट पीए के संरक्षक हैं जो यूके स्पाइनल इंजरी चैरिटी है। 24 इवांस और ग्रुफुड की 2 बेटियां हैं जिनका जन्म 2009 और 2013 में हुआ। 2020 में एक इंटरव्यू में ग्रुफुड ने कहा कि घर से दूर काम करने का मतलब है कि वह और उनकी पत्नी पिछले 4 सालों में एक दूसरे के साथ समय बिताने के लिए संघर्ष कर रहे थे। 26 इवांस ने जनवरी 2021 में युगल के अलग होने की घोषणा की। 27 1 मार्च 2021 को ग्रुफुड ने तलाक के लिए अर्जी दी। 28 14 फरवरी 2022 को ग्रुफुड ने इवांस के खिलाफ घरेलू हिंसा निरोधक आदेश के लिए अर्जी दी। इसमें उनकी प्रेमिका बियांका वालेस की सुरक्षा भी शामिल थी। 29 2 अगस्त 2022 को ग्रुफुड को इवांस के खिलाफ 3 साल का स्थायी घरेलू हिंसा निरोधक आदेश दिया गया। 3 जुलाई 2023 को
एले के एक न्यायाधीश ने ग्रुफुड और इवांस को कानूनी रूप से तलाकशुदा घोषित कर दिया। 31/2024 में ग्रुफुड ने पुष्टि की कि वह बियांका वालेस से सगाई कर रहे थे। इस जोड़े ने 2021 में अपने रिश्ते की पुष्टि की थी। फिल्मोग्राफी पतली परत, वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स 1997 वाइल्ड जॉन ग्रे, टाइटैनिक हेरोल्ड लोवे, 1999 सोलोमन और गेनोर सोलोमन लेविंस्की, 2102 डाल्मेशियन केविन शेफर्ड, 2001 और जिंदगी फ्रेडी बायवाटर्स, बहुत एनी मैरी हॉब, अब खुश हो, सार्जेंट मैक्स ब्रैची, ब्लैक हॉक डाउन लेफ्टिनेंट जॉन बील्स, 2002 निशानेबाजों फ्रेडी गन्स, भीड़ डैन ब्लेकली, 2003 इस लड़की की जिंदगी डैनियल, 2004 राजा आर्थर लेंसलॉट, 2005 शानदार 4 रीड रिचर्ड्स बटा मिस्टर फैंटास्टिक नामांकित सर्वश्रेष्ठ ऑन स्क्रीन टीम के लिए एमटीवी मूवी अवार्ड जेसिका अल्बा, क्रिस इवांस और माइकल चिकलिस के साथ, 2006 टीवी सेट रिचर्ड मैकेलिस्टर, अविश्वसनीय मनोहरता विलियम विल्बरफोर्स, 2007 फैंटास्टिक फॉर राइज ऑफ द सिल्वर सर्फर रीड रिचर्ड्स बटा मिस्टर फैंटास्टिक नामांकित चॉइस मूवी डांस के लिए टीन चॉइस अवार्ड, नामांकित सबसे खराब स्क्रीन जोड़ी के लिए रेजी अवार्ड जेसिका अल्बा के साथ, कहानियां यूएसए साइमन, 2008 बगीचे में जुगनू एडिसन, मून एक्रे का रहस्य सर बेंजामिन मेरीवेदर, डब्ल्यू टोनी ब्लेयर, एजेंट क्रश आवाज की भूमिका, अर्लिंग यिलिंग बच्चा अध्यापक, 2011 हॉरिबल बॉसेस वेटवर्क विशेषज्ञ, वास्तव में मूत्रक्रीड़ा वेश्या, कैमिया, पवित्र स्थान का लहरले, पोषक एलेक इसका शीर्षक भी एंजल इन द हाउस है, अर्लिंग ये संत एडवेंचरर, द कर्स ऑफ द मिडास बॉक्स चार्ल्स मुंडी, एडी खूनी छोटा, 2018 में ग्रुफुड को एबीसी पर प्रसारित होने वाले ऑस्ट्रेलियाई टीवी शो है एरो में फोरेंसिक रोगविज्ञानी डॉ डैनियल है एरो के रूप में लिया गया था। 18 यह शो ब्रिस्बेन में सेट और फिल्माया गया है और ग्रुफुड के चरित्र डॉ है एरो पर केंद्रित है, एक फोरेंसिक रोगविज्ञानी जो अधिकार के लिए कुल उपेक्षा करता है और मृतकों के लिए एक अटूट सहानुभूति है जो उसे सबसे विचित्र मामलों को सुलझाने में मदद करती है। 18 श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया और विदेशों में एक रेटिंग हिट थी और इसे 2019 में दूसरी श्रृंखला और 2020 में तीसरी श्रृंखला के लिए नवीनीकृत किया गया था। 19-20 टेलीविजन और फिल्म के काम के अलावा उन्होंने क्लाउडिया शिफर के साथ वेस्टलाइफ के अपटाउन गर्ल 2001 के संस्करण के संगीत वीडियो में अभिनय किया। 7 जुलाई 2007 को वे लंदन के वेम्बली स्टेडियम में लाइव अर्थ के यूके लेग में एक प्रस्तुतकर्ता थे। आशी उनकी अन्य फिल्मों में शामिल हैं 102 डाल्मेशियन 2000, ब्लैक हॉक डाउन 2001, द गैदरिंग 2003, फायरफ्लाइज इन द गार्डन 2008, द सीक्रेट ऑफ मून एक्रे 2008, सैंक्टम, हॉरिबल बॉसेस, फोस्टर सभी 2011, द एडवेंचरर, द कर्स ऑफ द मिडास बॉक्स 2014 और सैन एंड्रियास 2015। टेलीविजन पर ग्रुफुड ने सीडब्ल्यू सीरीज रिंगर 2011 से 2012, एबीसी ड्रामा फॉरएवर 2014 से 2015, लाइफटाइम सीरीज अनरियल 2016, संडांस बटा आईटीवी के लायर 2017 से 2020 और ऑस्ट्रेलियाई सीरीज है एरो 2018 से 2021 में अभिनय किया है। व्यक्तिगत जीवन 102 डेल्मेटियन के निर्माण के दौरान 1999 में ग्रुफुड की मुलाकात एलिस इवांस से हुई। वे 2003 में एक साथ लॉस एंजल्स चले गए। 14 सितंबर 2007 को उन्होंने मैक्सिको में शादी कर ली। 23 उनके सबसे अच्छे दोस्त साथी वेल्श अभिनेता मैथ्यू राइस थे जो लंबे समय से उनके दोस्त हैं। दोनों ट्रस्ट पीए के संरक्षक हैं जो यूके स्पाइनल इंजरी चैरिटी है। 24 इवांस और ग्रुफुड की 2 बेटियां हैं जिनका जन्म 2009 और 2013 में हुआ। 2020 में एक इंटरव्यू में ग्रुफुड ने कहा कि घर से दूर काम करने का मतलब है कि वह और उनकी पत्नी पिछले 4 सालों में एक दूसरे के साथ समय बिताने के लिए संघर्ष कर रहे थे। 26 इवांस ने जनवरी 2021 में युगल के अलग होने की घोषणा की। 27 1 मार्च 2021 को ग्रुफुड ने तलाक के लिए अर्जी दी। 28
14 फरवरी 2022 को ग्रुफुड ने इवांस के खिलाफ घरेलू हिंसा निरोधक आदेश के लिए अर्जी दी। इसमें उनकी प्रेमिका बियांका वालेस की सुरक्षा भी शामिल थी। 2 अगस्त 2022 को ग्रुफुड को इवांस के खिलाफ 3 साल का स्थायी घरेलू हिंसा निरोधक आदेश दिया गया। 3 जुलाई 2023 को एलए के एक न्यायाधीश ने ग्रुफुड और इवांस को कानूनी रूप से तलाकशुदा घोषित कर दिया। 2024 में ग्रुफुड ने पुष्टि की कि वह बियांका वालेस से सगाई कर रहे थे। इस जोड़े ने 2021 में अपने रिश्ते की पुष्टि की थी। फिल्मोग्राफी पतली परत, वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स 1997 वाइल्ड जॉन ग्रे, टाइटैनिक हेरोल्ड लोवे, 1999 सोलोमन और गेनोर सोलोमन लेविंस्की, 2001 102 डाल्मेशियन केविन शेफर्ड, 2001 एक और जिंदगी फ्रेडी बायवाटर्स, बहुत एनी मैरी हॉब, अब खुश हो, सार्जेंट मैक्स ब्रैची, ब्लैक हॉक डाउन लेफ्टिनेंट जॉन बील्स, 2002 निशानेबाजों फ्रेडी गन्स, भीड़ डैन ब्लेकली, 2003 इस लड़की की जिंदगी डैनियल, 2004 राजा आर्थर लेंसलॉट, 2005 शानदार 4 रीड रिचर्ड्स बटा मिस्टर फैंटास्टिक नामांकित सर्वश्रेष्ठ ऑन स्क्रीन टीम के लिए एमटीवी मूवी अवार्ड जेसिका अल्बा, क्रिस इवांस और माइकल चिकलिस के साथ, 2006 टीवी सेट रिचर्ड मैकेलिस्टर, अविश्वसनीय मनोहरता विलियम विल्बरफोर्स, 2007 फैंटास्टिक फॉर राइज ऑफ द सिल्वर सर्फर रीड रिचर्ड्स बटा मिस्टर फैंटास्टिक नामांकित चॉइस मूवी डांस के लिए टीन चॉइस अवार्ड, नामांकित सबसे खराब स्क्रीन जोड़ी के लिए रेजी अवार्ड जेसिका अल्बा के साथ, कहानियां यूएसए साइमन, 2008 बगीचे में जुगनू एडिसन, मून एक्रे का रहस्य सर बेंजामिन मेरीवेदर, डब्ल्यू टोनी ब्लेयर, एजेंट क्रश आवाज की भूमिका, अर्लिंग यिलिंग बच्चा अध्यापक, 2011 हॉरिबल बॉसेस वेटवर्क विशेषज्ञ, वास्तव में मूत्रक्रीड़ा वेश्या, कैमिया, पवित्र स्थान कालहरले, पोषक एलेक इसका शीर्षक भी एंजल इन द हाउस है, अर्लिंग ये संद एडवेंचरर, द कर्स ऑफ द मिडास बॉक्स चार्ल्स मुंडी, एडी खूनी छोटा, एलेक्जेंड्रा अन्ना डेडारियो, जन्म 16 मार्च 1986, एक अमेरिकी अभिनेत्री हैं। उन्हें पर्सी जैक्सन फिल्म श्रृंखला 2010 से 2013 में एनाबेथ चेस की भूमिका निभाकर सफलता मिली। उसके बाद से उन्होंने हॉल पास 2011 में पैगी, टेक्सास चेनसो 3D 2013 में हीदर मिलर, सैन एंड्रियास 2015 में ब्लेक गेंस, बेवॉच 2017 में समर क्विन और वी समन द डार्कनेस 2019 में एलेक्सिस बटलर की भूमिका निभाई है। 2021 में उन्होंने HBO सीरीज द व्हाइट लोटस के पहले सीजन में अभिनय किया, जिसके लिए उन्हें आलोचकों की प्रशंसा मिली और 2022 में लिमिटेड या एंथोलॉजी सीरीज या मूवी में उत्कृष्ट सहायक अभिनेत्री के लिए प्राइम टाइम एमी अवार्ड के लिए नामांकन मिला। 2023 में उन्होंने लेखक एनी राइस द्वारा लिखे गए उपन्यासों की एक श्रृंखला पर आधारित AMC सीरीज में फेयर विच में डॉ. रोवन फील्डिंग की मुख्य भूमिका निभानी शुरू की। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। एलेक्जेंड्रा अन्ना ददारियो का जन्म 16 मार्च 1986 को न्यूयॉर्क शहर में हुआ था। 2, 3, 4 वे क्रिस्टीना, एक वकील, और रिचर्ड ददारियो, एक अभियोजक और न्यूयॉर्क सिटी पुलिस विभाग की आतंकवाद निरोधी इकाई के पूर्व प्रमुख की सबसे बड़ी संतान है। 5 वह इतालवी, आयरिश, अंग्रेजी और स्लोवाक वंश की हैं। 6 उनका एक छोटा भाई मैथ्यू ददारियो, 7, 8 और एक छोटी बहन कैथरीन है, जो दोनों अभिनेता भी हैं। 9 उनके दादा एमिलियो क्यू ददारियो थे, जो 1959 से 1971 तक कनेक्टिकट के लिए अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के डेमोक्रेटिक सदस्य थे। डैडारियो का पालनपोषण मैनहट्टन के अपर ईस्ट साइड में हुआ था। उन्होंने ब्रियरली स्कूल और प्रोफेशनल चिल्ड्रन स्कूल में पढ़ाई की। 11 डैडारियो ने कहा कि उन्होंने 11 साल की उम्र में एक अभिनेत्री बनने का फैसला किया था। 12 मुझे हमेशा कहानी सुनाना पसंद था, उसने 2019 में कहा। यह कुछ ऐसा था जो मैं वास्तव में करना चाहती थी और मैं वास्तव में कुछ भी कर सकती थी। मेरे पास ग्रह पर हर अवसर था। 13 उन्होंने पूर्णकालिक अभिनय करने के लिए पढ़ाई छोड़ने से पहले मैरीमाउंट मैनहट्टन कॉलेज में पढ़ाई की। 14 उन्होंने मीसनर अभिनय तकनीक का अध्ययन करने में कई साल बिताए हैं।
15 आजीविका 2000 से 2015 प्रारंभिक कार्य और मान्यता। डैडारियो ने 15 साल की उम्र में टेलीविजन पर शुरुआत की जब उन्होंने एबीसी डेटाइम सोप ओपेरा ऑल माई चिल्ड्रन में पीड़ित लड़की लॉरी लुइस का किरदार निभाया। उनकी पहली प्रमुख भूमिका फंतासी एडवेंचर फिल्म पर्सी जैक्सन एंड द ओलंपियन द लाइटनिंग थीफ 2010 में एनाबेथ चेज के रूप में थी। 16 उन्होंने यूएसए नेटवर्क प्रक्रियात्मक ड्रामा सीरीज व्हाइट कॉलर में नील कैफरी की प्रेमिका केट मोरो के रूप में भी एक आवर्ती भूमिका निभाई थी। 2011 में वह कॉमेडी फिल्म हॉल पास में दिखाई दी और एनबीसी की कॉमेडी ड्रामा सीरीज पेरेंटहुड में रेचल के रूप में एक आवर्ती भूमिका निभाई। 17 2012 में डैडारियो ने इमेजिन ड्रैगन्स के गीत रेडियो एक्टिव के संगीत वीडियो में अभिनय किया। 18 जिसने यूट्यूब पर 1 बिलियन व्यूज को पार कर लिया। 19 वह एफएक्स सिटकॉम इट्स ऑलवेज सनी इन फिलाडेल्फिया के एक एपिसोड में अतिथि के रूप में दिखाई दीं जिसमें उन्होंने रूबी टैफ्ट का किरदार निभाया था। पर्सी जैक्सन के बाद उनकी पहली अभिनीत भूमिका स्लेशर फिल्म टेक्सास चेनसॉ 3D 2013 में मुख्य किरदार हीथर मिलर की थी। अगस्त 2013 में डैडारियो ने फिल्म सीक्वल पर्सी जैक्सन सी ऑफ मॉन्स्टर्स में एनाबेथ चेस के रूप में अपनी भूमिका को दोहराया। इसके बाद वह रोमांटिक हॉरर कॉमेडी बरीइंग द एक्स में दिखाई दीं। बरीइंग द एक्स का प्रीमियर 2014 में वेनिस फिल्म फेस्टिवल में प्रतियोगिता से बाहर हुआ। 20 अक्टूबर 2016 में ऑस्टिन फिल्म फेस्टिवल में डैडारियो। जनवरी 2013 में डैडारियो को HBO एंथोलॉजी सीरीज ट्रू डिटेक्टिव के पहले सीजन में कास्ट किया गया था। 21 वह लिसा ट्रैगनेटी के रूप में 4 एपिसोड के आर्क में दिखाई दीं जो एक अदालत की रिपोर्टर थी जिसका मुख्य पात्रों में से एक के साथ विवाहेतर संबंध था। वुडी हैरेल्सन के साथ उनके नग्न दृश्य ने बहुत ध्यान आकर्षित किया। 22 अगले वर्ष उन्होंने आपदा फिल्म सैन एंड्रियास में ब्लेक गेंस के रूप में मुख्य भूमिका निभाई और फॉक्स कॉमेडी श्रृंखला द लास्ट मैन ऑन अर्थ के पायलट में एक कैमियो उपस्थिति की। 23-24 उसी वर्ष उन्होंने अमेरिकन हॉरर स्टोरी होटल में एक अतिथि भूमिका निभाई जिसमें उन्होंने डिजाइनर नताशा राम्बोवा के काल्पनिक संस्करण का चित्रण किया। 25 2016 से 2020 सफलता। 2016 में डैडारियो ने रॉस कैट्स द्वारा निर्देशित निकोलस स्पार्क्स रोमांटिक ड्रामा फिल्म द चॉइस में सहायक भूमिका निभाई थी। 26 डैडारियो ने बाद में बेवॉच 2017 के फिल्म रूपांतरण में मुख्य भूमिकाओं में से एक में अभिनय किया। उन्होंने समर क्विन की भूमिका निभाई जिसे मूल टेलीविजन सीरीज में निकोल एगर्ट ने निभाया था। 27 उसी वर्ष डैडारियो ने विलियम एच मैसी द्वारा निर्देशित रोड ट्रिप कॉमेडी द लेओवर 2017 में केट जेफरीज की भूमिका निभाई। 28 2018 में डैडारियो मरून 5 के म्यूजिक वीडियो वेट में दिखाई दी और रोमांटिक कॉमेडी व्हेन वी फर्स्ट मेट में एवरी मार्टिन के रूप में अभिनय किया जो फिल्म के सहलेखक एडम डेविन के विपरीत थी। 29 डैडारियो ने सैन एंड्रियास के फिल्म निर्माता ब्रैड पेटन द्वारा निर्देशित रैम्पेज में एक स्कूबा गोताखोर के रूप में एक कैमियो उपस्थिति की लेकिन अंतिम फिल्म से उनके दृश्य काट दिए गए। 30 डैडारियो ने वी है ऑलवेज लिव्ड इन द कैसल में कॉन्स्टेंस ब्लैकवुड के रूप में अभिनय किया जो शर्ली जैक्सन के इसी नाम के रहस्य थ्रिलर उपन्यास का फिल्म रूपांतरण था। 31 डैडारियो ने मनोवैज्ञानिक थ्रिलर नाइट हंटर में भी अभिनय किया जिसका प्रीमियर 28 सितंबर 2018 को एलए फिल्म फेस्टिवल में हुआ। सोफी किंसेला के इसी नाम के उपन्यास और मार्क मेयर्स द्वारा निर्देशित हॉरर थ्रिलर वी समन द डार्कनेस पर आधारित है। 34 2020 में डैडारियो ने सुपरहीरो एनिमेटेड फिल्म सुपरमैन मैन ऑफ टुमारो 35 में लोइस लेन की आवाज दी और नोयर फिल्म लॉस्ट गर्ल्स एंड लव होटल्स में अभिनय किया। 36 वह सोंगबर्ग में भी दिखाई दीं जो कोविड-19 महामारी के दौरान लॉस एंजल्स में शूट की गई पहली फिल्म थी। 2021 से व्हाइट लोटस और मुख्यधारा की मान्यता। 2021 में वह HBO की सामाजिक व्यंग्य श्रृंखला द व्हाइट लोटस 39 और फिल्म डाई इन ए गनफाइट में दिखाई दीं। 40 पूर्व में उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें बाकी कलाकारों के साथ साथ व्यापक आलोचनात्मक प्रशंसा मिली। हॉलीवुड रिपोर्टर ने घोषणा की कि उनके प्रदर्शन को दर्शकों और कास्टिंग निर्देशकों को उन्हें देखने के तरीके को फिर से परिभाषित करना चाहिए। 41
उन्हें 2022 में एक सीमित या एंथोलॉजी श्रृंखला या मूवी में उत्कृष्ट सहायक अभिनेत्री के लिए प्राइम टाइम एमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। सशा डेडारियो ने 2022 की आने वाली फिल्म वाइल्डफ्लावर में अभिनय किया। 2023 की शुरुआत में उन्होंने एएमसी श्रृंखला मेफेयर विचेस में अभिनय किया, जो एनी राइस उपन्यास श्रृंखला लाइव्स ऑफ द मेफेयर विचेस पर आधारित है। व्यक्तिगत जीवन। लगभग 2020 से वह निर्माता एंड्रयू फॉर्म के साथ रिश्ते में हैं। 2 दिसंबर 2021 को उन्होंने अपनी सगाई की घोषणा की। 45 उन्होंने जून 2022 में शादी की। 46 जुलाई 2024 में डेडारियो ने घोषणा की कि वह पहले गर्भपात से पीड़ित होने के बाद गर्भवती थी। कार्ला गुगिनो (DINO) जन्म 29 अगस्त 1971, एक अमेरिकी अभिनेत्री हैं। ट्रूप बेवर्ली हिल्स 1989, दिस बॉयज लाइफ 1993, सन इन लॉ 1993 और स्नेक आइज 1998 फिल्मों में शुरुआती भूमिकाओं के बाद गुगिनो को स्पाई किड्स ट्रायोलॉजी 2001 से 2008 में उनकी अभिनीत भूमिकाओं के लिए व्यापक पहचान मिली। 2003 सिन सिटी, 2005 नाइट एट द म्यूजियम, 2006 अमेरिकन गैंगस्टर, 2007 राइटियस किल, 2008 रेस टू विच माउंटेन, 2009 सैली जुपिटर इन वॉचमैन, 2009 सकर पंच, 2011 मिस्टर पॉपर पेंगुइन, 2011 सैन एंड्रियास, 2015 गेराल्ड्स गेम, 2017 गनपाउडर मिल्कशेक, 2021 और लिसा फ्रेंकस्टीन। 2024 गुगिनो ने क्राइम ड्रामा सीरीज करेन सिस्को 2003, साइंस फिक्शन सीरीज थ्रेशोल्ड 2005 से 2006, क्राइम ड्रामा सीरीज जेट 2019 और अलौकिक हॉरर मिनी सीरीज द हॉन्टिंग ऑफ हिल हाउस 2018, द हॉन्टिंग ऑफ बेली मैनर 2020 और द फॉल ऑफ द हाउस ऑफ उशर 2023 में भी अभिनय किया। प्रारंभिक जीवन। गुगिनो का जन्म 29 अगस्त 1971 को फ्लोरिडा के सरसोटा में हुआ था। 1 कार्ल गुगिनो, इतालवी मूल के एक ऑर्थोडोंटिस्ट। 2 और सुसान गुगिनो, अंग्रेजी और आयरिश मूल के। 3 जिन्हें बोहेमियन के रूप में वर्णित किया गया है। 4 जब वह 2 साल की थी तब उसके माता पिता अलग हो गए। 5 वह अपने पिता और सौतेले भाई कार्ल जूनियर के सरसोटा घर और अपनी मां के पैराडाइज, कैलिफोर्निया घर के बीच यात्रा करती रही। उन्होंने अपने पालनपोषण के बारे में कहा है, मैं उत्तरी कैलिफोर्निया में एक टीपी में और बिग सुर में एक वैन में रहती थी। अपने पिता के साथ एक स्विमिंग पूल और टेनिस कोर्ट वाले एक खूबसूरत घर में रहती थी और गर्मियों के लिए यूरोप जाती थी। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि मैंने 2 बचपन जिए हैं। उन्होंने एक किशोर फैशन मॉडल के रूप में काम किया और अपनी चाची, पूर्व लेट्स मेक ए डील प्रवक्ता कैरोल मेरिल के सुझाव पर अभिनय कक्षाएं लीं। 4 वह अंततः खुद का समर्थन करने के लिए आई और अपने माता पिता के समर्थन से 16 साल की उम्र तक कानूनी रूप से मुक्त हो गई। 2 आजीविका। 1980 के दशक के अंत और 1990 के दशक की शुरुआत में गुगिनो के टेलीविजन काम में गुड मॉर्निंग, मिस ब्लिस, सेव्ड बाय द बेल, हूज द बॉस, ALF, डूगी हावसर, AMD, द वंडर ईयर्स, वेबस्टर और फाल्कन क्रेस्ट में एक आवर्ती भूमिका शामिल थी। फिल्म में गुगिनो शेली लॉन्ग की फिल्म ट्रूप बेवर्ली हिल्स 1989 में दिखाई दीं और उन्होंने रोमांटिक कॉमेडी सन इन लॉ 1993 में पॉली शोर के साथ सहअभिनय किया। वह बॉन जोवी के 1994 के गीत ऑलवेज के वीडियो में दिखाई दीं। 1995 में गुगिनो ने BBC मिनी सीरीज द बुकेनियर्स में ग्रेग वाइज और जेम्स फ्रेन के साथ नॉन सेंट जॉर्ज, बाद में डचेस ऑफ ट्रेवेनिक के रूप में काम किया, जो एडिथ व्हार्टन के आखिरी उपन्यास का रूपांतरण था। उन्होंने 1996 में सिटकॉम स्पिन सिटी के पहले सीजन के दौरान माइकल जे. फॉक्स के किरदार की प्रेमिका एश्ले शेफर की भूमिका निभाई। उन्होंने ब्रायन डी पाल्मा की स्नेक आइज और जूडस किस में निकोलस केज के साथ अभिनय किया, जिसका उन्होंने सनिर्माण भी किया। वह टेलीविजन मेडिकल ड्रामा शिकागो होप 1999 से 2000 के अंतिम सीजन के दौरान डॉ. जीना साइमन के रूप में दिखाई दीं।
2001 में वह पहली स्पाई किड्स फिल्म, साथ ही 2002 और 2003 में फिल्म के 2 सीक्वल में परिवार की मुखिया इंग्रिड कॉटेज के रूप में दिखाई दी। उसी वर्ष वह मार्शल आर्ट्स एक्शन थ्रिलर द वन में जेट ली की प्रेमिका के रूप में दिखाई दी। उन्होंने 2 अल्पकालिक टीवी श्रृंखलाओं में अभिनय किया, 2003 में एबीसी के एल्मोर लियोनार्ड अपराध नाटक करेन सिस्को और 2005 में सीबीएस की विज्ञान कथा श्रृंखला थ्रेशोल्ड। उसी वर्ष गुगिनो फ्रैंक मिलर के ग्राफिक उपन्यास सिन सिटी के फीचर फिल्म रूपांतरण में ल्यूसिल के रूप में दिखाई दी। अगले वर्ष वह बेन स्टिलर की प्रेमिका के रूप में फिल्म नाइट एट द म्यूजियम में दिखाई दी। गुगिनो ने आर्थर मिलर के नाटक आफ्टर द फॉल के राउंड अबाउट थिएटर कंपनी प्रोडक्शन में पीटर क्रॉस के साथ ब्रॉडवे पर अपनी शुरुआत की। 2006 के अंत में वह टेनेसी विलियम्स के सडनली लास्ट समर के ऑफ ब्रॉडवे प्रोडक्शन में बेलीथ डैनर के साथ दिखाई दी। गुगिनो केबल टेलीविजन श्रृंखला एंटोरेज के 1 दर्जन एपिसोड में विंसेंट चेस की एजेंट अमांडा के रूप में दिखाई दी। गुगिनो एलियोर के मई 2007 के अंक में दिखाई दी। उसी वर्ष वह एक्शन हॉरर फिल्म राइज, ब्लड हंटर और फीचर फिल्म अमेरिकन गैंगस्टर में दिखाई दी। अगले वर्ष उन्होंने रॉबर्ट डी नीरो और अल पैचिनो के साथ थ्रिलर राइटियस किल में मुख्य भूमिका निभाई। तो दोस्तों इसका जो पिछला पार्ट जो रहा है वो एक तरह से रिलीज़ किया गया था 26 मई 2015 को लॉस एंजलिस में, और 29 मई 2015 को ये संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ साथ इंडिया में रिलीज़ कर दिया गया था। मूवी की लेंथ तकरीबन 115 मिनट थी और मूवी का बजट $110 मिलियन था। इसके बाद इसने कलेक्शन बहुत ही लाजवाब, बहुत ही बेहतरीन किया। 475 मिलियन का इसने कलेक्शन किया। अपनी एक तरह से बजट से लगभग 4-4.5 गुना ज़्यादा इसने कलेक्शन किया और सुपर डुपर हिट ये मूवी रही है। बाकी कंफर्म इसका अगला पार्ट आएगा। जैसे और कोई अपडेट आती है इसके अपकमिंग पार्ट के बारे में, टीजर ट्रेलर के बारे में, तो मैं ज़रूर से आपको बताऊंगा। तो आप भी दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाकर इसे ऑल पर सेट कर लीजिएगा ताकि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोज़ है वो आप तक पहुंचती रहे। ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में।